IVM. हेलो 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 अर्चित साहब, अर्चित अर्चित तो है ही नहीं, आज गायब, सन्नाटा है, नील बटे सन्नाटा। थोड़ा मसरूफ हैं भाई साहब, बिजी हैं, इधर उधर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं भाई, तो ये होता है। तो अब अर्चित नहीं है तो सेट की अकेले चली गाड़ी, कोई बात नहीं, गाड़ी चला लेते हैं अपन, बेकार थोड़ी है बिल्कुल। आज इट्स अ स्पेशल एपिसोड अगेन, as usual, just like all our episodes, ये भी स्पेशल है of course, because we have two fabulous people, right? और दो एपिसोड पुराना आपने भी सुना होगा, एक है दोनों बंगाली क्यूजीन के ऊपर मोरलेस से, लेकिन आज थोड़ा अलग होने वाला है। Of course, we are going to explore Bengal. We have fabulous writer Nilosree and we have इरफान भाई। तो हमारे पास दो लोग हैं, अभी फटाक से उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, बट हम आज बंगाल के बारे में खाने बात करेंगे और बहुत लजीज खाने बात करने वाले। निलोश्री, इरफान भाई, वेलकम टू नान करी पॉडकास्ट। तो निलोश्री ऑथर हैं, एक फिल्म मेकर, ट्रेंड फिल्म मेकर भी हैं, और इनका इंटरेस्ट जो है हिस्ट्री में है, कल्चर में है, आर्ट में है, फूड में है, सिनेमा में, मतलब सब जगह इन्होंने इंटरेस्ट रखा है। हम अपनी दुकान बंद कर सकते हैं basically. She has multiple books under her belt. Earlier books include Banaras of Gods, Humans and Stories and Alluring Kashmir, The Inner Spirit, जो कि उन्होंने लिखा है इरफान नबी के साथ में। और इन निलोशी की थोड़ा सा इनके ऊपर मतलब ऐसे किताब लिखी हैं, फिल्में डॉक्यूमेंट्री बना रखी है इन्होंने, तो इसके लिए इनको अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इन न्यूयॉर्क फेस्टिवल विद डॉक्यूमेंट्री शोकेस्ड एट कांस फिल्म फेस्टिवल, जिसका हमने आज तक सिर्फ टीवी पे ही देखा है। इस कांस फिल्म फेस्टिवल कैसा दिखता है, निलोशी से बात कर सकते हैं कि असली में जाके कैसा लग जाता है। जैसे लोग जैसे घाघरा चोली पहन के, मतलब फिरंगी गाउन जिसको बोलते हैं, और घाघरा चोली हम लोग बोल सकते हैं, वो लेके चलते हैं। सो दैट इज निलोश्री। देन वी हैव गॉट इरफान नबी। इरफान भाई और निलोश्री साथ में एक किताब पहले भी ला चुके हैं, एज आई मेंशन्ड अबाउट अल्यूरिंग कश्मीर, द इनर स्पिरिट। ये दूसरी किताब है दोनों के साथ में, कोलकाता ऑन योर प्लेट, नॉट माई प्लेट, योर प्लेट। Irfan Bhai is a photographer. He is a penchant for sensing universal elements and sentiments. He's aiming to capture them in frames. फ्रेम बाय फ्रेम सबको आपके सारे इमोशनल गुने से जगाड़ना है। 2017 में ही हैड ट्रैवल्ड बुक्स ऑन कश्मीर एंड लॉन्च्ड एट वर्ल्ड बुक फेयर इन दिल्ली। फिर उनकी जो किताब आई थी, एज आई मेंशन्ड अबाउट अल्यूरिंग कश्मीर। देन ही आल्सो हैड अ सोलो फोटोग्राफी एग्जीबिशन थीम्ड ग्लिम्पसेस ऑफ लद्दाख। तो हम जैसे जो लौंडे शड़े जो हैं वो लोग टाइम पास करते हैं कि चलो भाई लद्दाख में जाएंगे, बाइक मिली नहीं, एक होंडा स्प्लेंडर लूना निकली नहीं कि चलो भाई लद्दाख घूम के आते हैं। इरफान भाई अपने लूना पे घूम के आए, पूछते हैं कौन सा गाड़ी था, कि लूना था कि स्प्लेंडर था कि वो था, क्या बोलते हैं उसको, दूसरी हैवी बुल्ट उस पर। और ग्लिम्स ऑफ लद्दाख, कश्मीर एंड नरोपा, द कुंभ ऑफ हिमालयस। तो इतना हैवी इंट्रोडक्शन हो गया, अब फाइनली वेलकम कर लेते हैं। वेलकम निलोश्री। हाय सदाफ, your witty, your lovely, your humorous introduction makes me feel very chirpy, and I hope we are going to have a very chirpy conversation on our newest book which is about my hometown, and let's see how things flow. It will flow absolutely fine. Irfan bhai, welcome. Thank you so much, Sadaf. This is our fourth book together, Nilosree and mine. And one is on the lines in the production lineup, so which would be the fifth. So हमने 4 books already करी हैं, and मेरे roles fluctuating रहे हैं between writing and photographing, where Nilosree has been prolific and consistent as the writer. So I dabble between the two. ओह फैंटास्टिक, दिस इज अ लर्निंग फॉर मी। इसीलिए जिंदगी में इंसान के पास पार्टनर चाहिए होता है, क्योंकि पार्टनर आपको चेक में रखता है। मेरी गंदी रिसर्च, अगेन 2-4 किताबें लिखी थी मैंने, रिसर्च थोड़ा आधा गैप कर दिया तो 2 कर दिया, लेकिन 4 किताबें लिखी है। वी आर गोइंग टू पुट ऑल द 4 बुक्स इन द शो नोट एज वेल। द न्यू बुक इज कॉल्ड कैलकत्ता ऑन योर प्लेट। ये अगर यूट्यूब पे आप देख रहे जनता जनार्दन तो ये रहा, और अगर आप यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं तो जाइए देख के, ये किताब है। और क्या ये किताब ही तो है, ऐसा थोड़ी कुछ मतलब ऐसा सुरखाब के चिड़िया का शक्ल दिखा, नहीं। खैर, तो मैं ऐसा ना, मेरे साथ भरे के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, एंड स्पेशली मेरे अंदर का ऐसा फूड लवर और मेरे अंदर का राइटर, ठीक है, बाहर निकले कूद के बाहर आ जाता है। तो टू बोथ ऑफ यू, दिस क्वेश्चन इज बोथ ऑफ यू कि before we get into the food space, before we get into food writing, because when I was reading the book, I absolutely loved it. मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, कई लोग अच्छा ही बोलते हैं एक्चुअली, कि हाईलाइट करके मैं लिख कर पढ़ता हूँ, बड़े मज़े आते हैं।
मुझे उस तरीके से करने में। तो हर एक राइटर का ना एक प्रोसेस या डॉक्यूमेंटर, इफ आई एम यूजिंग दैट वर्ड करेक्टली, बिकॉज आप दोनों एक किस्म से चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट करता है उसका एक नज़रिया होता है, उसका एक अपना प्रोसेस होता है। तो आप दोनों जब डॉक्यूमेंट करते हैं तो आपका कोई प्रोसेस है, या सबसे सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जो काफ़ी जर्नलिस्ट लोग को या फिर जो लिखते हैं उनको ना ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या छोड़ना है और क्या रखना है, कितनी बतानी है और कितना छुपा लेना, या फिर बताना ही नहीं है, ज़रूरत नहीं बनता है। तो व्हाट इज़ योर प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटिंग? सो वी गो विथ नीलोश्री एंड देन विल कम टू इरफान भाई। इतने सालों में मेरा प्राइमरी प्रोसेस रहा है फील्ड वर्क, और ये ड्रिवन है इसलिए कि मैंने अपनी करियर शुरू किया है as a freelance journalist and then moved on to my filmmaking, which is essentially documentary. So I personally give a lot of weightage to what I gather from the field. It could be days and days of meeting people. It could be relentless walking through different food districts, going to different eateries, just observing people, talking to right from the waiters to the owners, to people who are cooking, who are in the kitchen. So एक किस्म का extensive field work is my primary guideline. Since I started writing, since I started authoring books, I actually decided that books should reach out to a lot of people. What is the point in writing heavy academic books? Although Benares is very textually heavy and slightly more aligned to academic work, but for a food book, I thought if we are going to keep it anecdotal, and the anecdotes coming from all stakeholders, it could be somebody who has come to sell pani puri from Bihar to Kolkata. It could be somebody who is a third generation role maker. It could be somebody who has only contributed in segregating the spices of biryani. So it could be anyone who is participating in this process. Their stories has to come in. I'm not a trained historian, but I'm deeply into history. So obviously the secondary source of material is records, libraries, documentations, previous body of work. In this case, Chitrita Banerjee's work is a very guiding line of secondary research. Also, I have mentioned in my back notes, in my bibliography, etc. There's Ucha Roy, who is an academic person whose food studies is very seminal. She has done a very seminal work on Bengali food and colonialism. So, although this book has a few lenses like colonialism and gender and the inroad of education, all of this, but primarily, I have tried to base it all through my field work. And then comes the layer of secondary information, history and the other older records, older documentations. And Irfan, when you are documenting, what is your process? Mine is more instinctive, spontaneous, and naturalistic. I'll say I go very organically. I a lot of the times by choice don't have a lot of research going into the visual aspect when I'm shooting. I am not kind of akin or comfortable with a preconceived template of a place, of a genre or a subject. So whenever I choose to visit or take up subjects, I have this inherent joy in kind of going to that, approaching that subject with a blank canvas and having the freedom to learn as I go through the process of documentation. So mine is a very instinctive, naturalistic, yet familiar way of documenting a place. Primarily, I'm saying visually. So I do refrain to have visual references from earlier works. That's interesting. In short, our ways of working are completely different. I was about to say that. Okay, one is all about research and the other one is not so much. It's spontaneity. You go and you pick up these things. Is it the difference between putting things in words versus just photographs?
Is there a difference between both the narration? If I were to write, I write like that. I also write instinctively. I do incorporate a lot what goes on in my head at that point of time, the sounds and the voices I hear from people. And I do have a kind of approach where I would like to absorb the sense of place from my own, how I relate to it. एक रूहानियत का approach है, without making it sound very philosophical, that आपकी relatability किस चीज से बनती है. तो एक relatability establish करने के बाद आपका काम थोड़ा easily flow करता है. तो अगर आपकी अपनी relatability उस subject से नहीं बनती है और आप forced writing या forced imagery करते हैं, so I don't work like that. I do want to establish a personal connect, and that may be very fleeting. That doesn't have to be very philosophical, very detailed, and very time consuming. It could be a split-second moment on a street where I see a child flying a kite or somebody savoring a pani puri. Just that moment could instill into me taking few shots or writing a few photographs. I think Delhi's food inclusive. क्योंकि दिल्ली का अगर हम हिस्ट्री भी देखें ना, कि दिल्ली का हिस्ट्री ऐसा कुछ, दिल्ली का कोई खाना नहीं है. जब व्हेन आई एम टेकिंग फूड वर्क, आई एम सेइंग भाई दिल्ली का अपना अभी जो खाना है सब दिल्ली का है. लेकिन अगर हिस्ट्री की बात करें कि दिल्ली खाना तो कुछ नहीं है. सो आई फाइंड दिल्लीज फूड लाइक अ दिल्ली एज अ मेल्टिंग पॉट, एंड आई फाइंड दिल्ली का खाना वेरी इंक्लूसिव. बट इट वॉज इंटरेस्टिंग टू मी टू रीड दैट कैलकटा का नीलोश्री यू आर सेइंग इट्स इंक्लूसिव. सो आई एम वेरी क्यूरियस कि किस सेंस में इंक्लूसिव है. और इरफान भाई से सवाल ये होगा, क्योंकि ही इज डॉक्यूमेंटेड इट द फोटोग्राफ्स, उनसे हो कि नीलोश्री ने लिखा है, लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाई इज फूड सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैलकटा's लाइफ. कि कलकत्ता मतलब खाना, जैसे हम बोलते हैं लखनऊ मतलब खाना, पंजाब मतलब खाना, वैसे हम बोलते हैं बंगाल मतलब खाना. तो फर्स्ट नीलोश्री कि व्हाई इज कैलकटा इंक्लूसिव, व्हाट मेक्स इट इंक्लूसिव. इसके लिए तो एक छोटा सा एनेक्डोट में जाना ही पड़ता है. आई मीन आई हैव टू गो बैक टू दिस. आप जहां जाना चाहे जाए. नहीं, ज्यादा दूर जा नहीं रही हूँ. टू अ स्मॉल एनेक्डोट. और द एनेक्डोट इज दैट व्हाट वाज कैलकाटा 400 years ago. It was a small little muddy village, a swampy village, full of a marine kind of its geographical thing. जैसे आप सुंदरवन में देखते हो, उस तरह का एक बायोडाइवर्स, एक रिवर अपने लोअर बेसिन में है, एंड इट्स गोइंग अहेड एंड मीटिंग द सी. तो थोड़ा सा क्लस्टर ऑफ विलेजेस थी जो कि वाज गवर्न्ड और एडमिनिस्टर्ड बाय द कंटेम्पररी जागीरदार. तो फिर उसके बाद it's almost known to everybody how the British East India Company decided for their own political reason to make Kolkata its trading post. क्योंकि वो पहले जो हुगली में थे, वहां भी उनको बाकी यूरोपियन जो ट्रेडिंग पावर्स थे उनके साथ उनकी लड़ाई होती रही. उस टाइम के बंगाल सल्तनत जो थी, मतलब जो रूलर्स थे, जो गवर्नर्स थे, शाइस्ता खान वगैरह के साथ कॉम्प्लिकेशन होती रही. तो जॉब चाणक साहब जो थे, वो अपने तरीके से ही फाउंड दिस स्पॉट अ वेरी सेफ एंड इंटरेस्टिंग स्पॉट फॉर हिज ट्रेडिंग पोस्ट. और उसी तरह से जो कॉन्टेम्पररी कैलकाटा जो हम जानते हैं आज के तारीख पे जो सिटी है, वो वहां उसकी बर्थडे हो गई अगस्त 1690 ही. तो उसके बाद उस शहर को बढ़ाने का और डेवलप करने का काम एट वन लेवल द ब्रिटिशर्स, द ईस्ट इंडिया कंपनी पीपल टुक इट ऑन देमसेल्व्स कि अगर हम रह रहे हैं तो इस शहर को हम बढ़ाएंगे. ऑल्सो एट द सेम टाइम, इफ यू रिकॉल बंगाल्स हिस्ट्री, बंगाल हैज अ वेरी रिच लैंडेड जेंट्री. तो वो जो लैंडेड जेंट्री थे, वो सब कैलकाटा की तरफ खींचे आने लगे, क्योंकि वहां अंग्रेज बैठ रहे थे, वहां से बिजनेस हो रही थी. एक पोर्ट जो नेचुरल पोर्ट था, कैलकाटा वाज अ नेचुरल पोर्ट, उसको डेवलप किया जा रहा था. तो इतने किस्म के लोग जो आने लगे, अपने अपने कुछ चीजें लेके आने. फ्रॉम, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट द आर्मेनियंस वर आल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल. द बगदादी Jews, one of the earliest people. The Turkish community, the Greek, Calcutta has a Greek Orthodox church till date in Kalighat.
So, and obviously the forces which influenced, I mean, I have just mentioned 2.5 major influences. Agar likha jaye to the book can have a sequel of at least 2 more books describing various other influences. Ek to pura hi chala jayega with the Chinese influence, like the different divisions of Chinese influence, the Hakka, the Cantonese, the other people. So like that. So मुझे लगता है 1970s तक या मिड 70s तक, जहां तक मेरी किताब खत्म होती है, जिस पॉइंट पे मेरी किताब टाइमलाइन वाइज खत्म होती है, उसमें इतने लोगों की कंट्रीब्यूशन है कि इसको हम एक रीजनल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, एक इंक्लूसिवनेस बोल सकते हैं आराम से, क्योंकि जो खाना खाया जाता था बिफोर 1690, और even if we give it a grace of a leniency before 1750, वो खाना रही नहीं उस तरह से, वो बदलते गई, लोग आते गए, लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते गए, राइट फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स टू कुकिंग मेथड्स, बन गई 70s तक, लेट 60s 70s तक. उसी को मैंने किताब में कहा है आमादेर खाबार, that is our food. Oh, that's a beautiful line. And I personally feel it. And this is what I have always found. Bengali people love their food a little too much. आप थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रोनाउंसिएशन ही खराब कर दो ना, आपकी जिंदगी खराब कर देंगे वो लोग. अभी कुछ दिन पहले मैंने, बिकॉज नीलोश्री एंड आई फॉलो ईच अदर ऑन ट्विटर, आई थिंक इरफान भाई हम भी फॉलो कर रहे हैं, एक मैंने डाला था मोशा पे, ठीक है, मोशा घंटो, ठीक है, विच इज फॉर पीपल लाइक मी हु कैन नॉट understand, who actually I understand Bengali, but people who do not understand Bengali, which is banana flower sabzi. Okay, अब उसको बोलते हैं मोशा, banana flowers को मोशा, but जो लिखते हैं या फिर बोलचाल में मोशा बोल देते हैं, मतलब मोशा की सब्जी, आर इज की, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अब मैंने वैसे ही लिख दिया, बंगाली ने जिंदगी खराब कर दी मेरी, और ट्विटर पे अलग से ट्रोल चल रही है, क्या तुमने गलत लिखा. अरे मैंने लिखा वो पहले बात करो ना, गलत लिखा. लाइक थैंक यू, आई अप्रिशिएट, आपने बताया, बताना अलग होता है, बिल्कुल जान ले लेते हैं लोग. So what is this with Bengalis loving their food a little too much? I ever find Bengalis and South people, and when I'm saying South, I mean the whole of South, they love their food. तो ऐसा क्यों है? ऐसा आप, what is this important? Why is it so important? I think as far as kind of only citing out Bengalis or people down south being very protective and being very fond of food, I would take the liberty of saying and stating that actually this is true for all of us. जितना मैंने ट्रैवल किया हुआ है और जितनी मेरी इंटरेक्शन रही है डिफरेंट रीजन के लोगों से, ओवरऑल एक किस्म की एक आइडेंटिटी इज एसोसिएटेड विद फूड. तो जब लोग आपको कोई खाना खिलाते हैं, अपार्ट फ्रॉम देम ऑफरिंग यू अ डिश, they offer a part of themselves to you in which the food represents the fineness, the celebration, the kind of association those people have with the food. तो अगर आप, जहाँ से मैं हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने दिल्ली की बात कर रहे थे आप अभी, बिकॉज यू आर फ्रॉम दिल्ली, एंड अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कश्मीर से हूँ एंड I would talk about Kashmir food, I will talk about it as passionately as somebody probably from another region, because mere liye food goes beyond just what is put on the table or dastarkhan. It's also a representation of me in a way which I want to be identified with, and I think it is a lot to do with nostalgia and human association and human link to one's own memories. कि बचपन में दादी के हाथ का या किसी एल्डरली के हाथ का खाना, उसका जो आपके टेस्ट बेड्स पे जो उसकी मेमोरी रहती है, apart from the cerebral memory, we have a taste bud memory. तो आप probably वो जो elderly होते हैं आपके family में, they may kind of pass away and they may not be a part of our lives after a certain point of time. लेकिन वो palate का जो एक memory होती है, palate का जो एक recall होता है taste buds का, वो उसको seek करता रहता है till for decades after that कि नहीं, ये वो बात नहीं है.
तो ये साग में वो पंच नहीं है, या ये वो खीर में वो जो मिठास आती थी मेरी नानी या चाची या दादी के हाथ से, ये वो बात नहीं है। तो मुझे लगता है एक इंटेंस और बहुत ही एक इनग्रेन्ड एसोसिएशन है खाने की, एक इंसान की आइडेंटिटी और उसकी इंफरादियत और एक इंडिविजुअलिटी के साथ। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक मोस्ट ऑफ अस associate food with who we are more than the morsels that we count. That is true. I mean, I think लोग की वो जुड़ी हुई एक एक टुकड़ा अपना जो है ना, खाने के टुकड़े से जुड़ जाता है। लेकिन इरफान ने बहुत ही पेशेंटली, इत्मीनान से हमारे इस सीधे सवाल का घुमावदार जलेबी बनाई है। दिल्ली पीपल फॉर एग्जाम्पल इज वेरी चिल। इरफान भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता दिल्ली, कुछ भी तो यार खाना होना चाहिए। And that's what I'm saying. दिल्ली people are very angry. दिल्ली के खाने का जायका होना चाहिए, दिल्ली के खाने में कुछ होना चाहिए, लेकिन जायके पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना। हाँ, जायके पे नहीं है, वही बोल के जायके पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जायका कुछ भी दे दो तुम, as long as it is tasty. That's the thing. There is a defining element to the inclusiveness कि टेस्टी होना चाहिए, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। That's the only thing दिल्ली people के है कि टेस्टी होना चाहिए। But as compared to the Bengali people, right? The Bengal cuisine is very, Bengal मतलब the whole, right? It's a different thing कि इसको ऐसे खाना है, इसको ऐसे बोलना है, इसके साथ ये, इसके साथ वो। I will tell you, कुछ दिन पहले क्या हुआ कि I made a really delicious, and I'm not even kidding, बहुत ही प्यारा डिलीशियस था आलू पोस्तो। ठीक है, नीलोश्री भी लग रही कि आलू पोस्तो मैंने बनाया था, अगली मतलब जो मैं अगले बोलना है उस पर। अब उसको मैंने क्या किया, सुबह का ब्रेकफास्ट था मेरा, ठीक है जी। तो मैंने ब्रेकफास्ट को लुच्ची के साथ खाया, चावल के साथ नहीं। तो सारे बंगाली लोग अरे ऐसे कैसी है, तो ब्लास्फेमी हो गया। आलू पोस्तो को ना चावल के साथ खाते हैं, वो भी दोपहर में खाते हैं। आई एम लाइक, ये कौन बोल के गया है? मुझे ब्रेकफास्ट में खाना था, बड़ा मजेदार बना था। ठीक है, एक तो मुझे ब्रेकफास्ट में खाना, मैं लुच्ची के साथ ही खाऊंगा। जिन लुच्चे लफंगों को जो बोलना बोलो, मैं सुबह में ही खाऊंगा। आई एम अ रेबेल। So that's something. I think it's also a part of the community trait that we would like things to be perfect, but nobody knows who decides on perfection. और community जो है वो थोड़ा सा critical किस्म के लोग हैं उसमें। ज्यादातर अब देखेंगे कि जो चीज दिल्ली में या किसी और शहर में मामूली सी डिस्कशन होके खत्म भी हो जाएगी, बंगाल में कोई भी चीज, आप फुटबॉल ले ले, सिनेमा ले ले, पॉलिटिक्स, ये डिबेट आपको कहीं, वो थोड़ा डिबेट प्रोन एक कम्युनिटी है, उसको मजा आती होगी कि कितना भी तर्क चले, तर्क चलते ही रहना चाहिए। चाय आते जाएंगे, तर्क चलते रहेंगे। आलू पोस्तो में कलौंजी है या नहीं है, बांकुड़ा वाले कैसे बनाते हैं, कलकत्ता वाले कैसे बनाते हैं, घंटों चल सकती है। और उस हिसाब से मुझे लगता है यही जो गुफ्तगू जिसे उर्दू में कहते हैं, वो थोड़ा सा हम लखनऊ टाइप के ही हैं कि बातों में हमें कोई कमी नहीं है, हम बातें करते रहते हैं। गुफ्तगू तो नहीं बोलेंगे उसको यूपी में उसके लिए टर्म है। हाँ, बहस जो है वो उर्दू में है, और यूपी में उसके लिए टर्म है जिसको बोलते हैं बकलोलपना, या फिर बैतबाजी भी बोलते हैं, जो कि एक के बाद एक कहानी जोड़नी चाहिए, बस बोलते जाओ। एमपी में बोलते हैं बैतबाजी, बस बोलते जाओ, सेंस नहीं बनना चाहिए, बस बोल दो। तो ये भी हो सकता है। हाँ, ये हो ही सकता है, मैं एडमिट भी करती हूँ, है ना। But all the love and everything, I like Bengali cuisine. For people who think मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे बड़ा पसंद है बंगाली cuisine. So नीलेश्री, आपकी किताब में आपने बड़े इंटरेस्टिंग सा जिक्र किया है। आपने ये डिबेट नहीं रखी है कि बंगाल का अच्छा खाना कि घोटी का अच्छा खाना, बट आपने एक अच्छा सा अलग टेक है आपका, which is on the babus. अलग अलग टर्म्स आपने यूज किया है, और वो फॉर पीपल हु वुड रीड द बुक ऑफ कोर्स विल गेट टू नो, बट पीपल हु आर लिसनिंग, तो आपने 3-4 टर्म है। मोयदाज, किस तरीके से मोयदाज ने खाना इन्फ्लुएंस किया, किस तरीके से बाबूज जो थे, बाबू और साहेब अलग अलग, लेडीज किस तरीके से उन्होंने खाना इन्फ्लुएंस किया है, मुगलों ने कैसे खाना इन्फ्लुएंस किया। तो एक जो इन्फ्लुएंस जिसको बात की थी शुरू में हमने, वो इन 4-5 लोगों का मतलब बुक में प्रोमिनेंट मेंशन भी है। तो आई वुड लाइक टू फर्स्ट understand a definition from you about all these 4-5 and how they have influenced the food that we are eating right now, especially when we go to Calcutta or to any part of the Bengal.
एक तो पहले देखिए, ये जो किताब है ना, इसका ये है तो फूड बुक, इट्स अ बुक अबाउट फूड, बट थ्रू आउट द बुक you have the backdrop of history, what is going on in the society, in the largest society, right from the establishment of the city of Kolkata till it attains, till India attains independence and Kolkata is a part of independent India and to contemporary India. तो एक हिस्ट्री की फ्लो रही है. तो इस किताब की एक जो हुक पॉइंट है, एक जो पैरेलल सब प्लॉट कह सकते हैं, वो सब प्लॉट ये भी है कि एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम which are the forces which kept joining the food rhetoric, the food discourse, कैसे ज्वाइन हो रहे थे. इनमें से the most important and the most significant people were the Babus, क्योंकि एक्सेप्टेंस की जो बात है वो उनसे शुरू हुई. और उनकी वजह ये थी मोस्टली कि अगर आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है अंग्रेजों से, फ्रेंच से, पोर्तुगीज से, डच से, तो रहना, उठना, पीना सब कुछ एक साथ करना है. यू गो टू डिनर पार्टीज, देयर यू फाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू पॉसिबली फाइंड अ चिकन रोस्ट, और यू फाइंड अ कटलेट, or you find a lamb preparation which is done in a European way or in a French way. What do you do about that? Either you accept or you don't accept. So a large section of people wanted to accept it because food elevated itself as a tool of self-fashioning. अगर हम accept करेंगे, आज के तारीख पे भी दुनिया भर के चीज इंडिया में आने लगे हैं. एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, हम में से कितने लोगों को एक्चुअली ब्लू चीज या शेडर या पार्मेजान, इन सब चीजों की डिफरेंस मालूम है, पर हम कभी खा भी लेते हैं बिकॉज हम किसी प्रोफेशनल गैदरिंग में हैं, हम टेस्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग एट अ साइकोलॉजी लेवल देखे कि हम सोशली मोबाइल है, हम फ्लेक्सिबल है. खाना उस टाइम बंगाल में कुछ एक लेवल पे नहीं चल रहा था. सिर्फ कंजम्पशन ऑफ फूड वाज नॉट द आइडिया. द आइडिया वाज टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ. द आइडिया वाज टू पोजीशन योरसेल्फ दैट यू आर एट पार्ट, you are same at the level of the Europeans and your lifestyle is at par with the white lifestyle. That was one of the reasons why the Babus were adopting to the newer kind of food जो शायद ही वो घर में खाते थे. मैंने वो मेंशन भी किया है, घर से उनको एक लिबर्टी चाहिए था. घर में जो बनता था वो सब खाने से उनको कुछ और टेस्ट करने के लिए चाहिए होता था. तो दैट होल आइडिया ऑफ सोशलाइजिंग ऑल्सो इंक्लूडेड कंजम्पशन ऑफ न्यू फूड. और क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कोई कमी नहीं थी, तो उनको जब मर्जी होता था, उन दिनों होटल्स वगैरह आने लगी कलकत्ता में, तो दे ट्राइड हैविंग फूड फ्रॉम होटल्स. और वो मैंने मेंशन किया है कि दुर्गा पूजा का जो लिस्ट होती थी इनवाइटीज की, तो उसमें जो अंग्रेज, और बाय अंग्रेज आई मीन द लार्जर यूरोपियन कम्युनिटी जो इनवाइटेड होते थे, उनका खाना 100% होटल से आते थे. तो ये रही बाबूस की बात. दूसरी बात ये है, आपने पूछा कि इसमें मुगल एलिमेंट कौन है. मुझे अभी भी लगता है, और ये आप शायद मुझसे एग्री भी करेंगे, कि मुगल जो टर्म है ना, वो बड़ा लूजली यूज किया जाता है when it comes to food, because you already have books to you. You know that the specific influence in Kolkata is not Mughal food. Mughal is a very loose term. What is non-Hindu is Mughlai per se. But in this case, it is the Awadhi food, the Lucknow food, because Wajid Ali Shah was detained in Fort William, and फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ 29 years, if I am not mistaken, 29 years वो रहे मेटियाबूज में. तो उनकी खाना, उनके जो स्कूल ऑफ फूड, वो परकोलेट होने लगी. So that is loosely, because if you see, I have mentioned Nihari was never popular in Kolkata. Till date Nihari isn't popular. तो हम उसको मुगल खाना, वो एक टर्म
दिया हुआ है मुगलाई खाना, बट उसमें we cannot really make it a generic thing. It's more the Awadhi influence that has come to Kolkata. Okay. You mentioned about the ladies. So we'll come to the Mughal in a bit, but we'll talk about the influence of ladies. So साहेब हो गया, बाबू हो गया. Ladies किस तरीके से औरतों ने खाना influence किया. आपने एक भद्र करके एक आपने इस्तेमाल किया word का. I'm not finishing because I want you to finish the word. So उनका influence किस तरीके से आया food के ऊपर? देखिए, आम तौर पे फूड बुक्स जो लिखे जाते हैं, कुक बुक्स या फूड बुक्स वर्ल्ड वाइड, राइट, और ये इंटरेस्टिंग है कि इवन व्हेन यू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक फूड, like Black American food, the contribution of women then often has been not as much highlighted as it should be. पर मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली किचन के अंदर उन दिनों, उन जमाने में, क्योंकि men didn't used to cook so much at that point of time, it was the onus on the woman to accept it. अगर औरतों ने वो नए इंग्रेडिएंट्स, नए रेसिपीज, नए डिश एक्सेप्ट नहीं किया, इफ दे वुडंट हैव एक्सेप्टेड, फिर ये खाना का आज के जो इसका जो काया है, इसका जो चेहरा है, वो नहीं बन पाती. आई एम 100% श्योर दैट इट वाज बिकॉज ऑफ देम एंड ऑल्सो बिकॉज they were getting educated. A sizable segment of them were going for school education. और वहां मैंने जिक्र किया है कि स्कूल के सिलेबस में कुकिंग और होम मैनेजमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था at that point of time. So I 100% will give the lion's share of credit of shaping Bengali food to the women, to the innumerous women who were doing their role in the kitchen or outside by contributing recipes, by writing cookbooks, by taking the food inside the household. That is very important and that must be recognized in clear terms. Correct. I think that's very beautifully written as well. So back to the Mughal part. The reason I wanted to bring Mughal in a bit as well, because as per my understanding, of course, the Calcutta cuisine, of course, is a lot more influenced, which what you said about Awadh, post Wajid Shah's transfer to Calcutta, to Bengal. But of course, during Jahangir's time, Bengal used to be as a Suba. So you had the Subedar Ibrahim Khan, who was working here. So and there's still Mughal influence. But in that space, jo aapne bola loosely hai, but it doesn't have that Mughal touch to it. It has an Awadh touch to it, right? Which again, and maybe I'm बड़ी मतलब एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट देख के बहुत बड़ी खता भी हो जाएगी मेरी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग, तो माफी भूल चुक उसके लिए, कि मुगलों ने एक टेम्पलेट दिया था खानों का, ठीक है, कि तो अवध में हो जाए उसी टेम्पलेट को इस्तेमाल किया गया. आपका सेम बिरयानी कुरमा वगैरह का टेम्पलेट दिया गया हैदराबाद दक्कन एरिया में. तो कैलकाटा का आई विल फाइंड की अवध का इन्फ्लुएंस है, लेकिन कैलकाटा का अपना अलग खाना जैसे आपने बात किया वो है, विच इज द हिंदू फूड, राइट. And then comes the European or the English influence. कहीं तो मैं पढ़ रहा था about the cutlets. Cutlet is not a very desi thing. Also, somewhere it was mentioned about कि cutlet जो है is basically a European schnitzel. उसको किस तरीके से जो ये desified version है उसका. So, do you see a lot more of a European influence because of the British, or is there like a खिचड़ी of all? क्या हो रहा था ये, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है किताब में. जो पिक एंड चूज हो रही थी ना, वो बड़ी टेस्ट बेस्ड और क्लास बेस्ड हो रहा था. हम अभी तक सोसाइटी के जो सबॉल्टर्न कम्युनिटी है, जो वर्किंग क्लास कम्युनिटी है, उनका खाने का जिक्र इस किताब में नहीं है, क्योंकि वो अलग ही कहानी है. वो दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर. जो बात हो रही है वो राइजिंग मिडिल क्लास की और अपर मिडिल क्लास की बात हो रही है. तो आई थिंक द बिगर इन्फ्लुएंस विच आई ऑलरेडी मेंशन, कि जिनके साथ ट्रांजैक्शन रही, बिजनेस ट्रांजैक्शन रही, उनके खाना जल्दी पर्कोलेट होते गए. दैट गॉट इनटू बंगाली लाइव्स फास्टर, क्योंकि उसमें तो एक स्टेक है ना. उसमें स्टेक है कि अगर आप बिजनेस में रहोगे, मिलते रहोगे, और अगर कभी भी जाके उनके घर में या बॉल रूम में जहां पार्टीज हो रही है वहां खा नहीं रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा. Equally, if you see, Durga Pujas had biggest notch parties where people were invited. तो वो जब यहाँ आएंगे, उनको सिर्फ एक ही किस्म का खाना, जो एस्टैब्लिश्ड खाना था, वो अगर खिलाएंगे, तो
तो यूरोपियंस तो दे विल नॉट एंजॉय द ओकेशन. तो ये एक मोर देन फूड, इसमें एक पॉलिटिकल एलिमेंट है. आपको वो पॉलिटिकल एलिमेंट समझना है. करेक्ट. As the good old song says, it's a man's world, but when it comes to the food, it's all about the money, money, money. पैसा बोलता है. बोलने से याद आया, थोड़ा मुझे बोलना बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज लॉट टू कवर, लॉट टू टॉक. सो नीलोश्री, इरफान भाई, हम ऐसा मिलते हैं, थोड़ा सा ऐसे ब्रेक में गटर पटर होगा, उसके बाद चिंटू से ब्रेक के बाद, तो ब्रेक टाइम. एंड वी आर बैक. ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको, तो बैक ही होंगे, और क्या ही होंगे, फ्रंट तो नहीं होगा. खैर, इरफान भाई, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, क्योंकि आपने जिससे कैसे फोटोज ली है, इसमें एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी फोटो है, और इसमें बेसिकली है कि आगे एक भाई साहब बैठे हुए, पेपर पढ़ रहे, और बैकड्रॉप पे है आपका मिष्टी दुकान. और दिस इन अ वे कवर्स कैलकटा फॉर मी. व्हाई? बिकॉज बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है भाई साहब, तो इज अ वेरी पढ़ा लिखा, मतलब कैलकटा मतलब पढ़ा लिखा, ये ऐसे हम बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा है. लोग पढ़ के, मेरी एक बहुत ही क्लोज अजीज दोस्त है, 2 बार मास्टर कर लिया, 1 बार पीएचडी करने बैठे हुए. जितनी भी किताबें लिखी है मैंने 2.5 अभी तक, सारे के सारे में एडिटर्स बंगाली रहे हैं मेरे, और नाच गाने का शौक तो इनको तो हमेशा था. इनसे नहीं टक्कर लिया जा सकता है, ठीक है. तो ये बेसिकली हमने डिसाइड कर लिया, इवन दो हम गरीब लोग बाजू में रहते थे, बिहार झारखंड, हम में ना आया है सब. हम बिहार वाले IAS UPSC करके बैठ गए, इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई हमसे अब, लेकिन IAS UPSC वाले पढ़ते बहुत ज़्यादा है. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज कि when you're taking these pictures, right, when you're sort of documenting these photographs, what stories you find in photos? Do you find stories कि भाई मैं ना कैमरा लेके निकलता हूँ और मुझे फलाना फलाना कहानी ढूंढनी है, या फिर कहानियां मिल जाएंगी, मैं कैप्चर कर लूंगा? मेरा अप्रोच कैमरा को छूने का लास्ट होता है. अच्छा. मैं पहले एज अ इंडिविजुअल उस जगह में जाता हूँ. इवन जब मैं बनारस शूट कर रहा था, या इससे पहले आई वाज शूटिंग कश्मीर, आई ट्राई टू एब्जॉर्ब द सेंस ऑफ द प्लेस, कि मैं किन मोमेंट्स से, किन जेस्चर्स से, किस बॉडी लैंग्वेज से उस प्लेस को रिप्रेजेंट कर पाता हूँ. उस जगह की तबीयत और उन लोगों की जो वहां के बस्कीन हैं, जो वहां के इनहैबिटेंट्स हैं, उनकी एक तबीयत का धागा पकड़ने, वो सुर पकड़ने की देर रहती है. और फिर आप बनारस के घाट में हो, या कहीं मॉनेस्ट्री में हो लद्दाख में, या आप कैलकाटा के किसी ऐसी एक बहुत ही मंडेन सी स्ट्रीट से चल रहे हो, और ये आपको 99% पॉसिबल शॉट लगेगा, क्योंकि ये इतना ही ऑफ्ट रिपीटेड है. लेकिन जो जितना ऑफ्ट रिपीटेड होता है, वो उतना ही मिसेबल होता है. और उसको पकड़ने के लिए आपको अपने आप को धीरे से चलाना पड़ता है. यू हैव टू ऑब्जर्व एंड ब्रिंग आउट द एसेंस ऑफ अ प्लेस विच मे सीम सो प्रिडिक्टेबल, येट व्हेन यू सी इट यू थिंक, oh yes, that is it. This is what the Ghat of Banaras is, or this is what a mithai wala with a one source of light, old bulb and akhbar is. This is representative of him and the representative of the city. तो इसमें कैप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर जो बंदा कैलकाटा की नब्ज को पहचान चुका होगा, वो बोलेगा हाँ ये कैलकाटा है मेरे. तो वो कोशिश रहती है मेरे लिए. एंड ऑफ कोर्स फिर कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसी भी होती है जो डॉक्यूमेंट्री बेस्ड होती है. फूड रिलेटेबल होना चाहिए ऐसी किताब के लिए, एक एडिबल होना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं वो आपको फेमिलियर लगना चाहिए. वो इतना ग्लैमरस नहीं लगना चाहिए, या इतना ओवर स्टाइलाइज नहीं लगना चाहिए कि आपको नहीं लगेगा कि हाँ ये तो मैंने सड़क पे देखा नहीं. क्योंकि आपको डिस्टिंग्विश करना है कि आप किस एंड मटेरियल के लिए काम कर रहे हैं. आपकी जो नरेशन है वो डॉक्यूमेंट्री है, या वो एक पब्लिक कंजप्शन के लिए है. तो डॉक्यूमेंट्री नैरेटिव के लिए एक डॉक्यूमेंट्री इमेजरी की भी जरूरत होती है. तो सिंपल येट रिलेटेबल, फेमिलियर, जिसको आप एक सेंस कर सके इन ऑल योर मल्टीफेरस इमोशंस, कि सिर्फ एंटाइसिंग नहीं लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए गली देख चुका हूं. करेक्ट. तो ये एक इंटरेस्टिंग है, फेमिलियरिटी. ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप कैलकाटा कितनी दफा, मतलब अमूमन जो है इस दौरान, या फिर अब तक लाइफ में कितनी बार आप कैलकाटा घूम चुके हो?
क्योंकि आप मतलब आप कश्मीर में रहते हैं अभी फिलहाल, आप कश्मीर में नहीं है। जी I've been to Calcutta I think about 4 to 5 times एंड एक बार एग्जीबिशन के सिलसिले में गया था, एक कोलकाता फोटो फेस्टिवल था, उसमें मेरी कुछ इमेजेस थी। उसके बाद एक बार 2-3 बार तो बुक के रिलेटेड था। तो इट टेक्स, मुझे टाइम लगता है एक जगह को समझने के लिए, और मुझे शायद एक गली से, एक चौराहे से मल्टीपल बार गुजरना पड़ता है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो जाके ही कोई चीज मुझे स्ट्राइकिंग लगे वो बहुत कम होता है। तो आई थिंक आई बिलीव इन अ स्लो शूट प्रोसेस, जहां माय फेमिलियरिटी, माय सेंसेस आर अकिन टू द प्लेस एंड देन प्रेम आ जाता है। So it's interesting because मतलब the way you're saying, I'm trying to understand कि you're saying कि मैं उस सड़कों पे पहले जीना चाहता हूँ, I live in those lanes and then capture those lanes. That's been what's been my process so far in all the books. Correct. So the reason I'm asking this question is exactly what you're talking about, right? कि उस familiarity होनी चाहिए, उस सड़कों पे आप जी रहे हो, तो और आप शहर कंट्री भी घूमते हो, आप देश विदेश घूमते हो, और आप हर जगह देखते हो आपकी खाना एक इवॉल्व कर रहा है। जैसे दिल्ली का खाना हमेशा ही इवॉल्व करता रहता है। आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड कि दिल्ली इंक्लूसिव मुझे इसलिए लगता है क्योंकि हमेशा इवॉल्व करता है, कभी अच्छा मिलता है, कभी कूड़ा मिलता है। वो अपने आप ऐसे प्रोसेस से डार्विन थ्योरी अप्लाई होता है, वो अच्छा है तो रुकता है, बकवास हो तो निकल जाता है। Calcutta का food, on the other hand, when you are traveling to Calcutta, right? Do you see Calcutta food evolving, or do you see people holding on to it कि नहीं, you know, कोई evolve नहीं चाहिए, हमारा खाना बहुत अच्छा है, क्या करेंगे evolve करके? Food at the end of the day is a manifestation, is one of the dimensions of a place. Food over encompassing और overwhelming होता नहीं है usually, एक element होता है, बड़ा strong element होता है। और अगर आप कैलकटा को देखेंगे, उसका एक बड़ा laid back nature है, उसका एक बड़ा old soul है। That place आपको एक डेजा वू देती है कि मैं शायद आया हुआ हूँ यहाँ, और मैंने ये लोग देखे। अब वो आपकी इमेजरी शायद फॉर्म हुई होगी विद सिनेमैटिक मेमोरी, कि शायद आपने देवदास देखी हुई है, दिलीप साहब वाली, with due apologies to the remakes. So आपने वो देखी होगी, या आपने सत्यजीत रे साहब की फिल्में देखी होंगी, या जो नोशंस हैं कैलकटा के, जो तो आप वो इतना ओवर स्ट्राइकिंग कोलकाता का एक इमेजरी है कि वो आपसे गैर होता नहीं। आप वहां गए नहीं होते हैं, लेकिन कैलकटा is a part of your essence if you have been associated with cultural phases in your life. So you have references from, popular mediums like movies, songs, literature, everything. So there is a kind of identifiable feature to it. As far as food is concerned, जैसे वो अपनी एक identity को पकड़े रहता है कोई भी जगह, फूड को भी पकड़े रहता है, even though they are open to experiments and all, but उसके बाद वो एक comfort zone बना लेता है कि हाँ, ये 20 खाने मेरे हैं, उसके बाद आप और 100 लाओ, लेकिन ये 20 पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूँ। तो वही हमारे जितने भी फ्रेंड्स और ये जितने भी दोस्त लोग कहीं भी रहते हैं, वो यहाँ से जाके भी अमेरिका या यूरोप में मूरी ढूंढते हैं, या बोलते हैं ऐसा फुचका नहीं मिलता है, या तो बहुत बार मुझे ये बड़ा काइंड ऑफ कंपेलिंग लगता है कि ये क्यों कंपेयर करते रहते हैं उस चीज को वहां। तो दैट इज व्हाट दे होल्ड ऑन टू फूड वेरी डियरली। आई थिंक द अटैचमेंट इज वेरी इंटेंस बिटवीन अ फूड एंड अ बंगाली। करेक्ट। सो दैट्स द थिंग, इट्स नॉट नेसेसरली rightly said that experiment भी है, but they go back to the roots. Oh yes, एक वो बेसिक एंकरिंग इफेक्ट उनको मिल चुका है, वो 20-25 खानों में, चाहे वो पोटैटो बिरयानी में होना, आलू का होना, या जो भी उनके मछली के इतने फैसिनेटिंग वेराइटीज हैं, या कोशम मांगशू का इतना ओवरपावरिंग मसाले होना मटन में कि मटन सबड्यूड लगता है मसालों की वजह से। तो वो चीजें उन्होंने पकड़ के रखी हैं, और आई डोंट थिंक दे आर गोना लेट इट गो। करेक्ट। दैट्स इंटरेस्टिंग। आई विल नाउ कम टुवर्ड्स निलोश्री एज वेल, बिकॉज two things I absolutely cannot leave in this particular book, right? वो थोड़ा ज्यादती होगी, अधूरापन, खालीपन सा लगेगा अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहला है कि आपकी जो किताब है उसके अंदर एक आई थिंक नॉट सटल बट लाइक रियली ओवरपावरिंग टोन है विमेन एंड विमेनहुड का, औरतों का किचन में रहना, व्हाट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, कि किस तरीके से औरतों ने खाने को इन्फ्लुएंस किया है, राइट? एंड राइटली सो। आई थिंक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मे बी
women must get that credit, that किस तरीके से must get credit मतलब अब इसकी थोड़ा controversial भी हो सकता है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे कि किसी का मजा किसी का सजा, right? So that's a different thing. लेकिन जब आप औरतों की बात कर रहे हैं, also want to understand कि कास्ट सिस्टम जो कि हिंदुस्तान में बहुत प्रेवलेंट है, तो हाउ हैज कास्ट सिस्टम प्लेड द रोल इन इन्फ्लुएंसिंग और sort of what we eat right now? So caste system, Brahmins versus non-Brahmins food, या फिर तो केबिन कल्चर जो हुआ करता था, शायद अब शायद नहीं है, सो केबिन या काबिन जिसको बोलते हैं, तो केबिन कल्चर वर्सेस नॉन केबिन फूड, राइट? तो इन चीज़ों ने भी किस तरीके से जो है खाने को एक अपना अलग इन्फ्लुएंस किया है? Inherently, pre-colonial era Bengal was very much divided in caste. Mm-hmm. There is a strong Brahminical tradition of Bengal. There are a lot of caste-related layerings in Bengal. And also Bengal had the Bengal Sultanate, the Suba, the Nizamat, and all. Khane mein is, matlab, at least in my book, I have not brought in caste because caste is not my lens. Yeah. Okay. Gender is my lens primarily, and colonialism is my lens. If I were to bring caste as my lens, it would become more complex politically, and that is not the purpose of this book. Okay. The purpose of this book is to give people a large number of readership gateway to enter into the backstory of Bengali Khana, or what has been known as Bengal's food. And in that, I have used a lot of undivided Bengal, by which I mean that I have not even segregated East Bengal and West Bengal. Correct. Because Calcutta is the first colonial capital of the empire. Yeah. So at that point of time, Bengal was undivided. What is the point in dividing Bengal? Bengal gets divided. It has two primary kinds of food, which you already have discussed in other shows, the Ghoti food and the Bengal food. In that also there is a lot of subdivision, that in West Bengal, the food which comes from Midnapur and Digha, which are coastal sides is of the province, it has a distinct food. Then you have a very different taste and very different kind of cooking in Rad Bangla, which is Beghums and Bankura and all these places. And then again you have North Bengal, which is currently the border states with Bangladesh, like Kuch Bihar, Dinajpur, Jalpaiguri, all those places. So if I were to bring in these divisions, these geographical divisions and caste-wise division, this book would have lost its flavor. So I was driven by the narrative of sticking to three particular lenses. The first is the colonialism, the fabric of colonialism on which things are happening. The second is the plan of the empire. Food is also a schematic plan of the colonizer. To introduce strawberry in a place like Bengal was more of an important discussion for me than to bring in the track of Brahmin and non-Brahmin, Savarna and Asavarna, Dalit and non-Dalit, this kind of affiliation. And I think those are very strong, very important matters of discussion. But it can't be summed up in one book. So I had to prioritize my gender and colonialism and the intersectionality of it as the primary one. Yeah, I think fantastic job in documenting all the three topics. Perhaps caste is for people who are listening as well. Perhaps caste is something which is for some other later time. और क्योंकि अलग पॉडकास्ट है, वो तो अलग ही एपिसोड है, उसको अलग ही डिस्कशन का टॉपिक है कि oh yes, जैसे हम बोलते हो घी खाओ, हम बोलते हैं वो घी खाओ, बट अक्सर कम टू कास्ट ब्रेक वी से का घी तो सबके बस की बात नहीं है. खैर, ऑन दैट नोट हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे अल्प विराम बोलते हैं कॉमा को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कॉमा को हिंदी में? अल्प विराम शायद, क्या बोलते हैं उर्दू में इरफान भाई? और कॉमा क्या बोलते हैं? कॉमा तो नुक्ता तक मुझे मालूम है, उसके आगे ग्रामर कमजोर. चलो नुक्ता ही डाल देते हैं, अल्प कॉमा डाल देते हैं. तो अब आते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट पे, which is the underrated, overrated and favorite
food. Because we're talking about Calcutta, so of course we cannot talk about any other kind of cuisine. So आपके पास full freedom है, पूरा बंगाल ले लीजिए आप, कलकत्ता क्यों लेना अकेले, है ना? तो इरफान भाई अब आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि कि आपका अंडररेटेड, एक्चुअली वन बाय वन करते हैं, ठीक है? तो इरफान भाई आपका अंडररेटेड फूड एंड देन वी गो टू नीलोश्री. Underrated would be the mutton roll. I think it is one of the better ones I've had, even of the street. वो जो street food में अगर मैं उसको include करूँगा, I'm talking it from the street food point of view. I think it deserves a higher rating. Correct. So mutton kati roll is that what saying? Yeah, mutton roll, mutton kati roll if it's called. Yeah, that's what the popular thing is. Nilosree, आपका अंडररेटेड क्या होगा? Vegetarian, Bengali vegetarian food. The misnomer ki Bengalis are carnivorous. Correct. They are not carnivorous. Bengalis have a plethora of vegetarian food and absolute delicacies. Correct. जैसे आपने already mention किया शुरू में मोचार घंटो. Correct. Mochar ghonto is one of the best vegetarian food. Then you have potoler dorma. Then you have some other food which are absolutely underrated. इसका problem ये है कि ज्यादातर इतना highlight हो गया है उस जगह के साथ fish and fish based delicacies and biryani and other stuff कि ये बेचारा vegetarian food जो है वो थोड़ा sidelined हो गया है. But there's a large range of vegetables being cooked in Bengali household on an everyday basis. An average Bengali household still cooks 4 dishes in a meal, like for a meal in a day. Obviously, I would think that the vegetarian dishes are the underrated dishes. I think ये बड़ा interesting बात बोला है. काफी सारे शहरों का वही किस्सा है कि कोई 2-4 चीजें हैं और मतलब 50 जर्नलिस्टों ने उनके ऊपर लिख दिया है, तो सबको लगता है वही. अब जैसे कश्मीर की बात करें तो वही हाक, वही गुश्ताबा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं. बहुत है, कुछ है ही नहीं इसके अलावा. हाँ, I'm saying is that for people exactly what's outside. Yeah. अब बिहार की बात करें तो I grew up in बिहार झारखंड, लिट्टी चोखा के अलावा कुछ नहीं है. साउथ में इडली सांभर के अलावा कुछ है ही नहीं. जी. तो ये आई थिंक maybe people like us are trying to break this thing. थोड़ा नई चीजों को भी, ऐसी चीजों को बताया जाए जो एक्चुअली लोगों ने लिखा नहीं है. यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं शेयर करना चाहती हूँ. वेजिटेरियन फूड जो है ना, ये प्री कोलोनियलिज्म एरा में वेजिटेरियन फूड का डिटेल डिस्क्रिप्शन आप कुछ हद तक बंगाली लिटरेचर में आपको मिलता है, जो कि मेरा इंट्रोडक्शन वाली जो पहली वाली चैप्टर है उसमें मैंने जिक्र किया है मेडिवल पीरियड के टाइम में. उसके बाद ये इतना ओवरवेलमिंग चीजें होती रहती है विद द पॉलिटिकल सिनेरियो कंटिन्यूअसली चेंजिंग कि हम ये भी भूल जाते हैं कि बंगाल के साथ कॉफी का भी ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग था. और वो बात हमने डिस्कशन में लाई नहीं, पर कॉफी वाज इंटीग्रल टू बंगाल बट इट रिमेन लिमिटेड इन कासिम बाजार एंड मुर्शिदाबाद विद इन द नोबिलिटी, विद इन द कोर्ट एटमॉस्फेयर, द कोर्ट कल्चर. बट कुछ चीजें जैसे आपको अभी लगेगा, कुछ चीजें जैसे बहुत ओवरवेलमिंग चेंज हुई है, मतलब ओवर द नाइट जैसे सब कुछ चेंज हो गया है. उसका वजह फूड नहीं है, उसका वजह है द मोस्ट रैपिड पॉलिटिकल सिनेरियो changing in that place. कॉफी का जिक्र मैं जान के नहीं लाया क्योंकि I also like coffee. Coffee has always been an Amir dish. Instant coffee थोड़ी सी लगती. Instant coffee is a poor man or a common man's beverage. लेकिन ऐसा बाकी तो कॉफी कल्चर ही थोड़ा सा है, तो उस पे अलग से एक एपिसोड होना चाहिए. खैर, फेवरेट फूड निलोश्री, आपका फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड, I won't be able to identify a single dish क्योंकि मैं वही उस शहर में I am born and raised in that city. But I'm extremely fond of very Bengali version of pulao, which is not really how in North India or Delhi pulao is cooked. ये थोड़ा मीठा सा चावल है, इसमें कैजू और किशमिश और थोड़ा सा इसमें गाजर और बीन, सब कुछ मिला के एक चीज बनती है. आलू is very important in biryani. मेरा favorite, Nilosree, could you help me out with the mustard coated fish? Shorshe. Shorshe ilish, bhapa. Yeah. That is the what paturi, I would think. The paturi. He's mentioning about the paturi. Yeah, I think that's correct. Probably the finest and the most delicate of the food I've had. The very, very fine food.
Correct. I find it very simple and yet very complex. I love the pungentness and the strength of mustard that alerts the senses, and then the tenderness of the fish that comes in. So I love the contrast of the tastes. Correct. In that, yeah. And the last, which is overrated. So if I may ask No, we can't have the last without talking about Mishti. I must say, and this is kind of acknowledging my province and my city. I am extremely fond of Sandesh. I am a sweet tooth, and my speciality, big special favorite is Bhimnag and Girish Chandra De and Nokur Chandra De. Sadaf, if you visit the city, you must head off to Girish Chandra De and Nokur Chandra De, who are in heart of North Calcutta. Incidentally, Nokur is also used to be addressed as the prince of Bengali sweets because his Jolbhora Sandesh is unparalleled. And I have mentioned in the book, the late maestro of music, sitar, Ravi Shankar was extremely fond of Jolbhora. Jolbhora is almost as good as the birthright of a Bengali. Birthright. Did you find anything which interesting, Mishti, that you loved? I loved all of it. They were very kind. I had access to some kitchens, and the artisans were very welcoming, very, very as sweet as the sweets themselves. And I loved all of it. But I'm not very attuned to a lot of sweets, so मैं उतना kind of qualified नहीं हूँ sweets के बारे में बात करने के लिए. So I loved most of Jalbara and of course the iconic Rasgulla and all the stuff I loved. Yeah. Nice. And because आप पे ही है तो overrated क्या है? वो मुझे मूरी की fascination समझ नहीं आती है. Without offending any of my friends, I really don't get it, but I respect the love a lot of my friends have for it, but I think that's over it. I think you'll have to be a Bihari, a Jharkhandi, Udiya, or Bengali to understand the value of muri. What is this fascination of muri? मतलब बचपन में हमारे यहाँ ना ऐसे बोरियों में आता था मुड़ी का, ऐसे दुकान तो अब आ गए, पहले ऐसे सर पे रख के आता था, मुड़ी बेचता था, और उसके पास ब्रास का, खालिस ब्रास का बिल्कुल एक बर्तन होता था और 5 रुपए का मिलता था. आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s किड्स, अर्ली 90s 5 रुपए मिलता था वो. और मतलब हम भर बैग लेके उसके ऊपर, क्योंकि हल्का होता था, वो पलटे जाए और हर महीने 1.5 महीने में आता था. और मुड़ी का एक बनता है इस रीजन पे जिसको बोलते हैं मुड़ी की लाई, जो कि विंटर्स डेलिकेसी है. मुड़ी और जैसे चिक्की बनती है ना, जी पापड़ी जिसको बोलते हैं, गुड़ पापड़ी, जी ऑफ कोर्स. इस रीजन में बनता है मुड़ी की लाई, विच इज गुड़ का चाशनी, और उसमें ये मुड़ी डालते हैं. एंड देन उसके लड्डू, मुड़ी के लड्डू, या फिर उसका एक बर्फी नुमा आकार का एक बनता है विच इज कॉल्ड मुड़ी की लाई. वो चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया है वो मेरा. उस चीज को बंगाल में कहते हैं मुड़ीर मुआ. ये मुड़ीर मुआ, ये नॉस्टैल्जिया है. Is that with good? That comes with the good. It's roasted with the good. It's tossed with the naya good. That's what binds it, I guess. Correct. So that's what I enjoy. But khair, pair and gain some votes back. Jal muri is something I'm willing to give another try rather than the plain one. I'm telling you, muri is another level. You're overrated? It's hard to say what is overrated. But it could be an ingredient, like how Irfan Bhai said, no, muri is an ingredient. It could also be an ingredient जो कि overrated है. I would say you'll find it very strange, but I would say machli. Machli is overrated. Sure, it is, of course. I don't like machli. It is overrated. I have a reason for it. It is overrated because it's a staple there. अगर आप कोई staple को overwhelming level पे ले जाओगे ना, तब वो आपको overrated feel होगा. तब वो दूसरों की जगह ले लेगी. वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे equity में belief है ना, तो equity at the table is very important for me. Correct. Excellent. Yeah. I mean, the same this what like we were talking about right a little while back कि
कश्मीर जाओ तो वही गुश्ताबाद है, बाकी भी कुछ दे दो यार. तो आई थिंक कैलकाटा जाओ तो आई थिंक सबकॉन्शियसली विच आधे कुछ मछली खिलाओगे. आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज ओवररेटेड. बट या, that is awesome. And on that note, before we end, Nilosree, Irfan bhai, any new project you both are working together on that we should be aware of, or it is a secret? ऐसे तो सीक्रेट कुछ है नहीं फिलहाल. कुछ सोच रहे हैं, मतलब इट्स इन अ वेरी रूडिमेंटरी स्टेज. इंटरेस्टिंगली देयर आर 2-3 things which we are really kind of bouncing to each other, which is a part of our collaborative process also, कि हम अलग अलग लोकेशन में बेस्ड हैं, तो we keep bouncing through conversations and emails and messages, और फिर जाके कुछ एक को शॉर्टलिस्ट करते हैं. अभी तो ये किताब निकली हुई है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको जीरो इन होने में, पर मुझे लगता है कि इसके बाद थोड़ा सा हम फूड से थोड़ा फिर से फूड से शिफ्ट हो जाएंगे. कुछ ऐसे करेंगे जिसमें अगेन कोलोनियलिज्म, मेरे लिए तो कोलोनियलिज्म आएगा, बट किस रीजन के और कहाँ के वो मैं सरप्राइज रखूंगी. बढ़िया. आपको जनता जनार्दन जो है सोशल मीडिया पे कहाँ पकड़ सकती है? Yeah, I'm easy. I'm on Instagram only at ERRFANSEYE, Irfan Zai. That's the only social media I use, and I would love to have interactions there from friends there. Yeah. Awesome. Irfan Zai. And Nilosree, आप कहाँ हैं? मैं आपके साथ तो मैं जुड़ी हुई हूँ ट्विटर में भी और इंस्टाग्राम में भी, तो और आप जानते ही हैं कि दोनों जगह में मेरा एक ही कॉमन आईडी है, which is Peachtree. करेक्ट. तो शो नोट में इनका लिंक भी है, तो प्लीज फॉलो करें. और कैलकाटा ऑन योर प्लेट्स इज इन द शेल्फ, यू कैन ब्रिंग इट ऑन योर प्लेट एज वेल. या एंड इसकी भी जो है लिंक में डाल, शो नोट में लिंक रहेगा. सब चीज शो नोट पे यार. अपना पढ़ो लिखो, इतना अंग्रेजी पढ़ो, काय को पढ़ो, पैसा अब्बा अम्मा तुम्हें क्या खर्चा किया है, यही से निकले. नीचे से इंग्लिश में है बाय द वे, तो जाओ. अपन भले ही हिंदी बोलते, लेकिन हमारे अब्बा अम्मा ने बहुत पैसा खर्चा किया है इंग्लिश बोलने के लिए. खैर, ऑन दैट इंग्लिश नोट दुकान करते हैं बंद, कितना बात करेंगे. चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते. दुकान बंद. If you like this podcast, don't forget to check out other interesting podcasts on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are @IVM Podcasts on Twitter and Instagram. And if you want to reach out to me on Twitter, I am Hussain Sadaf1, and on Instagram, I am Sadaf_Hussain. You can reach out to Archit on Twitter @BandTofu and on Instagram @TheHustling Glutton.